नमस्कार, माई सेल्फ BL बाम्बी। आज राजस्थान के भौतिक प्रदेश के रूप में पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र या हाड़ौती प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपके सामने एक राजस्थान का मानचित्र दिख रहा है। इसमें राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों को बताया गया है। पहला आपका थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली प्रदेश, तीसरा आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र और चौथा हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, जिसके बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में अध्ययन करते हैं। पूर्वी मैदानी बारे में एक सामान्य जानकारी के रूप में कि उसका निर्माण कब हुआ, उसका क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी निवास करती है, विस्तार किन किन जिलों में है, वो अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसका जो निर्माण है वो नवजीवी महाकल्प या प्लीस्टोसीन काल में उद्भव हुआ था इसका। और यह मैदानी प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 23.3% भाग पर फैला हुआ है और यहाँ पर राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। और यह प्रदेश राजस्थान के भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा और इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी इसका विस्तार पाया जाता है। मानचित्र के अनुसार देखें आप, पूर्वी मैदानी प्रदेश को मुख्य रूप से 4 भागों में इसे विभाजित किया गया है। बाणगंगा बेसिन, दूसरा बनास बेसिन, तीसरा चंबल बेसिन और चौथा माही बेसिन। 4 भागों में पूर्वी मैदानों को विभाजित करते हैं। इसको मानचित्र अनुसार प्रदर्शित करते हैं। देखें आप इसमें मानचित्र को, जो सबसे ऊपर दिख रही है आपको बाणगंगा बेसिन, उसके बाद बनास बेसिन, उसके बाद चंबल बेसिन और उसके बाद आपका माही बेसिन क्षेत्र दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं बाणगंगा बेसिन। तो अध्ययन करने में सबसे पहले अपन को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बाणगंगा नदी के उद्गम की बात करते हैं तो बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से होता है और इसे अर्जुन की गंगा का नाम से भी इसे संबोधित कर सकते हैं। जयपुर और भरतपुर क्षेत्र के बीच में इस नदी का जो क्षेत्र होता है या उस मैदानी क्षेत्र को रोही का मैदान के रूप में भी जान सकते हैं इसे। उसके बाद दूसरा आता है आपका बनास बेसिन। बनास नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले के खमनोर के पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और बनास और उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदानी क्षेत्र को बनास बेसिन क्षेत्र के रूप में जान सकते हैं। बनास नदी पर मुख्य रूप से 4 बांध बने हुए हैं। नंद संबंध जो आपके राजसमंद में स्थित हैं, दूसरा मातृकुंडिया बांध अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, तीसरा बिसलपुर बांध ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और इसके बारे में कहा जाता है कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है जो टोंक जिले में स्थित है। चौथा सवाई माधोपुर में बांध का नाम आता है इसरदा बांध। बनास बेसिन में जो राजसमंद और भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है उसके बीच के क्षेत्र को अपन पिडबांट का मैदान के रूप में भी जान सकते हैं। उसके बाद भीलवाड़ा और टोंक का जो क्षेत्र होता है बनास नदी का, इसके बीच के क्षेत्र को अपन खेराड़ क्षेत्र के रूप में भी जान सकते हैं। और पिडमांट का मतलब ये होता है किसी क्षेत्र पर जो ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं उसे अपन पिडमांट के रूप में जानते हैं। बनास नदी को मुख्य रूप से वन की आशा के रूप में भी जान सकते हैं, वर्णाशा भी कहते हैं और इसी को अपन अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं तो होप ऑफ द फॉरेस्ट के रूप में भी बनास नदी को जान सकते हैं। तीसरे और महत्वपूर्ण बेसिन की बात करते हैं अपन चंबल बेसिन। चंबल नदी अपने आप में वैदिक काल से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मऊ जिले के जनापाव पहाड़ी से माना जाता है। राजस्थान के 6 जिलों से गुजरती है यह
और यह अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाती है। चंबल नदी पर भी मुख्य रूप से 4 बांध बने हुए हैं। पहला बांध मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर, कोटा में कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध भी कोटा में स्थित है। बनास नदी और उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदानी प्रदेश को चंबल बेसिन के रूप में जान सकते हैं और चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी के रूप में भी इसे जानते हैं। और इस क्षेत्र पर या इस क्षेत्र के आसपास में जैसे सवाई बंदरों की बात करें या धौलपुर की बात करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बीहड़ क्षेत्र पाए जाते हैं। बीहड़ क्षेत्र का मतलब होता है उबड़ खाबड़ ज़मीन, जैसे एक शब्द और कह सकते हैं। उत्खात भूमि के लिए जो फेमस जो नदी मानी जाती है वो आपकी होती है चंबल नदी। चंबल नदी की जो सबसे लंबी जो सहायक नदी के रूप में जान सकते हैं अपन, वो आती है बनास नदी। और चौथी बेसिन के रूप में बात करते हैं अपन तो माही बेसिन। माही बेसिन दक्षिणी राजस्थान में प्रवाहित होती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। यह बांसवाड़ा के खांडू ग्राम से यह प्रवेश करती है। इसका जो उद्गम स्थल माना जाता है वो माना जाता है मेहर झील एमपी से। और माही नदी पर भी माही बजार सागर स्थित है। इसके अलावा जाखम बांध भी स्थित है और इसके अलावा कोई भी परियोजना भी बहुत सारी स्थित है। उसके बाद पूर्वी मैदानी क्षेत्र की कुछ विशेषताओं के ऊपर ध्यान डालते हैं तो सबसे पहले विशेषता सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश कि पूर्वी मैदानी प्रदेश नाम से स्पष्ट है, मैदानी प्रदेश और अधिकतर जो जनसंख्या निवास करती है वो आपके मैदानी प्रदेश में होती है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश के रूप में इसे जान सकते हैं। दूसरी विशेषता, इस प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का प्रदेश के रूप में भी जानते हैं इसे। अभी थोड़ी देर पहले आपको कि यहाँ पर नदियाँ जो अपना जलोढ़ ला करके क्षेत्र बनाती है, इसलिए मिट्टी निर्माण हो गया आपकी जलोढ़ मिट्टी। तीसरा, इसे कृषि योग्य संभावना वाला प्रदेश भी कहते हैं। उपजाऊ मिट्टी है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर कृषि की संभावना होगी। चौथी बात, यहाँ की जो वर्षा है लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इसका जो स्लोप है वो होता है पूर्वी दिशा के रूप में। आप उस उत्तरी मैदान को आप मानचित्र के अनुसार देखोगे तो लगभग अधिकतर नदियों का जो ढलान है वो आपको पूर्वी दिशा के रूप में होता है। मुख्य नदी के रूप में बात करते हैं तो चंबल नदी के अपन कह सकते हैं। और इस नदी में सबसे ज़्यादा बीहड़ या कंदराएँ या उत्खात भूमि या बेडलैंड मिलते हैं। दूसरे भौतिक प्रदेश की बात करते हैं अपन, अंतिम भौतिक प्रदेश के रूप में अध्ययन करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, या इसे हाड़ौती का पठार के रूप में भी जान सकते हैं। इसके बेसिक जानकारी के रूप में अध्ययन करते हैं तो इसका जो निर्माण मेसोजोइक एरा में या क्रिटेशियस या कार्बोनिफेरस काल में हुआ है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7% क्षेत्र पर हाड़ौती का पठार फैला हुआ है। यहाँ पर राजस्थान की मात्र 11% जनसंख्या निवास करती है। और हाड़ौती का पठार राजस्थान के मुख्य जिलों की बात करते हैं तो कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। लेकिन इसके अलावा सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर और चित्तौड़गढ़ और कुछ भीलवाड़ा में भी ये भाग फैला हुआ है। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में से विभाजित किया जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को 2 भागों में करते हैं। पहला आता है विंध्यन कगार क्षेत्र और दूसरा आता है दक्कन का पठार क्षेत्र। विंध्यन कगार भूमि को पुनः 3 भागों में विभाजित करते हैं। ये वाला जो क्षेत्र आपका विंध्यन कगार क्षेत्र रहेगा, ये आएगा आपका दक्कन का पठार क्षेत्र आएगा। उसके अलावा विंध्यन कगार को 3 भागों में, पहला आएगा अर्धचंद्राकार पहाड़ी क्षेत्र। अर्धचंद्राकार पहाड़ी में बूंदी की पहाड़ियाँ शामिल होती है, दूसरा मुकुंदरा की पहाड़ियाँ शामिल होती है और तीसरा कुंडलाकार पहाड़ी को शामिल किया जाता है। सबसे पहले अध्ययन करते हैं बूंदी की पहाड़ियाँ। नाम से स्पष्ट है, बूंदी की पहाड़ियाँ बूंदी जिले में स्थित है
और यहाँ का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसे अपन सतूर के नाम से जानते हैं। इसकी लगभग ऊंचाई 353 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो मुख्य रूप से कोटा और झालावाड़ में फैला हुआ है। इसका सर्वोच्च शिखर चांदमाड़ी जिसकी ऊंचाई 517 मीटर है। मुकुंदरा के बारे में दो और अन्य बातें आपको ध्यान होनी चाहिए कि मुकुंदरा जो क्षेत्र है राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, जिसे दर्रा भी कह सकते हैं, जिसकी स्थापना की गई 9 जनवरी 2012 के दिन। और मुकुंदरा को ही या मुकुंदरा में ही तीसरी बाघ परियोजना भी चालू की गई लगभग 10 अप्रैल 2013 के। दूसरा आता है आपका कुंडलाकार पहाड़ियाँ जो मुख्य रूप से कोटा में स्थित है। तीसरी, नदी निर्मित मैदान क्षेत्र। नदी निर्मित नाम से स्पष्ट है, ऐसा मैदान जो नदियों के द्वारा निर्मित होता है, जिसमें काली सिंध, मेज और पारवे से निर्मित मैदान को अपन नदी निर्मित जान सकते हैं। तीसरा आता शाहबाद उच्च भूमि, 12 जिले का है ये आपका, और इसमें रामगढ़ क्षेत्र बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। रामगढ़ में घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियाँ पाई जाती है और रामगढ़ को भारत का प्रथम जियो हेरिटेज के रूप में जान सकते हैं। रामगढ़ को भारत का सबसे पहला जियो हेरिटेज, जियो का मतलब होता है कि यहाँ पर सबसे पहले राजस्थान में उल्का गिरा था और उल्का गिरने से यहाँ पर बहुत बड़ा खड्डा हो गया था और खड्डा गिरने से एक झील का निर्माण हो गया था, इसलिए अपन इसे भारत का सबसे प्रथम जियो हेरिटेज के रूप में जान सकते हैं। दूसरी, इसे प्रकार बांटते हैं इसको तो दक्कन का पठार। दक्कन का पठार को दो भागों में विभाजित करते हैं, डग गंगाधर प्रदेश और होता है झालावाड़ का पठार। ये दोनों क्षेत्र मुख्य रूप से झालावाड़ जिले में स्थित है आपका, कि झालावाड़ का जो दक्षिण पश्चिम वाला भाग उसे डग गंगाधर प्रदेश कहते हैं, जो बाकी का जो पठार बचा हुआ उसे अपन झालावाड़ के पठार के रूप में जान सकते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहली जो विशेषता है यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ पर पठारी क्षेत्र में मुख्य रूप से काली मिट्टी ही पाई जाती है और एक वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार बात करते हैं तो यहाँ पर वर्टिसोल्स नामक सॉइल भी पाई जाती है। यहाँ का जो निर्माण की बात करते हैं अपन लावा निर्मित प्रदेश के रूप में जान सकते हैं। अपन लावा निकलता अपन ज्वालामुखी से, यानी कह सकते हैं दूसरा कि यह प्रदेश ज्वालामुखी से बना हुआ है। दूसरी से बात करते हैं, यह राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है क्षेत्रफल के अनुसार। नेक्स्ट विषय से बात करते हैं, इस प्रदेश में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश में अति आर्द्र यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र जो अपन कह सकते हैं राजस्थान में जिले के अनुसार सर्वाधिक आर्द्र जिला माना था अपना झालावाड़, और झालावाड़ क्षेत्र इसी जलवायु में शामिल होता है। पांचवा आता है अंत अधर प्रवाह क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। विंध्यन कगार जो क्षेत्र है वह मुख्य रूप से बलुआ पत्थर से बना हुआ है और विंध्यन कगार के सारे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट स्थित है, एक प्रकार का भ्रंश स्थित है जो मुख्य रूप से कह सकते हैं अरावली श्रेणी और विंध्यन श्रेणी के बीच में स्थित है, लगभग सवाई माधोपुर के आसपास में अपन कह सकते हैं। इस प्रदेश में मुख्य रूप से जो चट्टान पाई जाती है वो होती है बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है और इसका जो ढाल है इसका ढाल दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर स्थित है इसका ढाल। थैंक यू।